जय हिंद फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बांसु पीजी कॉलेज की यूट्यूब चैनल व ऑनलाइन क्लासेज में। और आज मैं बात करने वाला हूं आपसे जो कला वर्ग प्रथम वर्ष है उसके हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो तीसरा पाठ है जिसका नाम है जायसी। और उस जायसी पाठ से मलिक मोहम्मद जायसी वाला जो पाठ है अपना पद्य संकलन का, उसमें परीक्षा 2020 के नज़रिए से जो महत्वपूर्ण व्याख्या है वो कौन सी है उसके ऊपर मैं साथियों आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। देखिएगा, ये है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी और जो तीसरा पाठ है उसके नज़रिए से तीसरा पाठ जैसा कि आप जानते हैं जायसी है। पहला पाठ हमारा विद्यापति है, नंबर 2 कबीर और नंबर 3 जायसी। और जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों पूर्व की कक्षाओं में मैंने आपको बताया कि हमारे 8 जो पाठ हैं वो संकलित हैं। आदिकाल व भक्तिकालीन जो प्रमुख 8 कवि हैं उनकी काव्य रचनाओं से उनकी महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियाँ हैं वो संकलित की गई हैं। और उन 8 कवियों में से बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं हमारे नंबर तीसरे जो हैं वो हैं जायसी। और ये हमारे पाठ्यक्रम का तीसरा पाठ है साथियों। तो देखिए, जायसी जो पाठ है उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या कौन सी है। ये व्याख्या है हमारी, आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बरसी एक तेहि सिंगल बहेऊ, भोग विलास करत दिन गएऊ, भाव उदास जो सुना संदेशु, संवरी चला मन चितोहर देसु, कंवल उदास जो देखा भंवरा, थिरने रहे अब मालती संवरा, जोगी भंवरा पवन परावा, कित हो रहे जो चित उठाना, जो पे काढ़ी दी जीव कोई, जोगी भंवर ने आपन होई, तजा कंवल मालती है घाली, अब कित थिर आछे अली आली, गंधर्व सहन अब आब सुनी बारा, कस जीव भयु उदास तुम्हारा, मैं तुम्ही जीव लावा, धीने नैन मह बास, जो तुम हो उदास तो ये काकर कबिलास। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है, ये जो काव्यांश है, ये जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित उनके महाकाव्य पद्मावत के जो नागमती वियोग खंड है उससे ली गई हैं। और ये जो पद्यांश है इसमें उस स्थिति का वर्णन किया गया है कि जब राजा रतन सेन योगी बनकर के सिंघल द्वीप चला जाता है और वहाँ उसको रहते हुए 1 वर्ष बीत जाता है और इधर से जो नागमती रानी हैं जो कि पहली पत्नी है राजा रतन सेन की, वो राजा के वियोग में अत्यधिक दुखी हो जाती है। और जैसा कि पूर्व पद ये आपको मैं बता दूं कि अपने पाठ्यक्रम में जो संकलित अंतिम पद है वो लिया गया है, यहाँ पे 15वां पद है साथियों। ये भी आपको बता देता हूँ पाठ्य पुस्तक का। तो नागमती विरह व्यथित हो जाती है तो एक दिन वो मध्य रात्रि जंगल में निकल जाती है और अपनी पीर जो है, अपनी जो व्यथा है उससे व्यथित होकर विलाप करने लगती है। तो एक जो पक्षी है वो उसकी आवाज़ को सुन लेता है, उसकी विरह व्यथा को सुन लेता है और पक्षी को अपनी विरह व्यथा जो है नागमती कहती है और वह पक्षी जो है नागमती का संदेश लेकर जो है सिंघल द्वीप जाता है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और सिंघल द्वीप जाकर के अब वह जो पूरी जो बात है राजा रतन सेन को बता देता है। और जब राजा रतन सेन जो है इस तरीके से अपनी बात सुनता है अपने देश चित्तौड़गढ़ की, जम्बू द्वीप के चित्तौड़गढ़ की जब बात सुनता है साथियों, अपने ठिकाने की बात सुनता है और अपने पहली रानी नागमती की विरह व्यथा की कहानी सुनता है तो उसकी अत्यधिक दयनीय हालात हो जाती है। और अब उस पक्षी के माध्यम से वह अपने ठिकाने का, अपनी रानी नागमती की विरह स्थिति को सुनकर के, और राजा जो रतन सेन है जो कि 1 साल से सब कुछ भूला हुआ था, पद्मावती के
प्रेम के पास में सब कुछ भूल चुका था और भोग विलासिता के साथ अपना जीवन यापन कर रहा था। उसे अपने देश की सुध बुध नहीं थी, अपनी पूर्व पत्नी नागमती की उसे सुध बुध नहीं थी। लेकिन पक्षी के द्वारा बखान करने पर राजा जो है अब उसे पुनः अपने नगर चित्तौड़गढ़ की याद आने लगती है। और जब राजा रतन सेन को अपने देश और अपनी पूर्व रानी नागमती की याद आती है तो उसका जब मन जो है वो परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित मन को देखकर जो उसकी पत्नी है अब वर्तमान में पद्मावती, जो पद्यांश के अनुसार बताया गया है, जब वह पद्मावती रतन सेन के इस हालात को देखती है, इस दृश्य को देखती है, उसके मन परिवर्तित को देखती है, तो वो यहाँ पर कहती है। बस उसी का यहाँ पर कवि ने क्या किया है, चित्रण किया है साथियों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको भावार्थ अब इसका बता रहा हूँ सीधा। वैसे व्याख्या के तौर पर आपको पहले संकेत लिखना है, फिर प्रसंग, और प्रसंग के बाद में आप सरलार्थ, आपको भावार्थ जो है पंक्तियों का अर्थ आपको बता रहा हूँ। बरिस एक तेहि सिंगल भयउ, यानी कवि यहाँ पर कह रहा है कि जो राजा रतन सेन है उसको एक बरस जो है सिंगल द्वीप में रहते हुए हो गए हैं। भोग विलास करत दिन गयु, और भोग विलासिता में उसके दिन जो है वो जा रहे थे, व्यतीत हो रहे थे। भाव उदास जो सुना संदेशु, लेकिन जब राजा रतन सेन ने उस पक्षी के द्वारा, साथियों बताना चाहता हूं आपको, संदेश सुना, भा यानी हो गया, उदास यानी उदास, जो यानी जो, सुना संदेशु यानी जब उसने संदेश सुना, और संदेश पक्षी ने चित्तौड़गढ़ का सुनाया। ठीक है साथियों, तो जब राजा रतन सेन ने अपने नगर का संदेश सुना तो वह उदास हो गया। संवरी यानी स्मरण, चला मन, और राजा के मन में जो है स्मरण होने लगा, चित्तौड़ देशु, अपना जो चित्तौड़ देश है उसका स्मरण होने लगा, उसकी याद आने लगी। यानी जब पक्षी, एक बरस हो गए राजा रतन सेन को सिंगलद्वीप में रहते हुए, और भोग विलासिता में उसके दिन व्यतीत हो रहे थे, लेकिन जब उस पक्षी ने राजा रतन सेन को चित्तौड़गढ़ का संदेश सुनाया तो राजा का जो मन है वो उदास हो गया संदेश सुनकर के, और उसे अपने नगर चित्तौड़गढ़ की क्या आने लगी, याद आने लगी, स्मृति आने लगी। अब देखिए आगे कवि क्या वर्णन कर रहा है। कमल यानी कमल, ओके, और ये कमल है वो पद्मावती, उदास जो देखा भंवरा, और यह भंवरा जो प्रतीक है साथियों ये है रतन सेन का। ठीक है, तो जब राजा को अपने नगर चित्तौड़गढ़ की याद आई तो रानी जो है पद्मावती जो है उसने जब भ्रमर रूपी रतन सेन को क्या देखा, उदास देखा। ठीक है साथियों, तो जो पद्मावती है, कमल रूपी जो पद्मावती है, वो अपने मन में सोचती है, और क्या सोचती है उसका आगे कवि वर्णन कर रहा है और कह रहा है कि कमल उदास जो देखा भंवरा, यानी जब कमल रूपी पद्मावती ने भंवरे रूपी रतन सेन को क्या देखा, उदास देखा। थिर न रहे, तो वह पद्मावती अपने मन में सोचने लगी, थिर न रहे यानी स्थिर नहीं रहेंगे, या इस जगह पर अब नहीं रुकेंगे, यानी सिंगलद्वीप में नहीं रहेगा। अब मालती संवारा, यानी अब तो राजा रतन सेन जो है उसका कमल से मोह भंग हो गया है, और अब तो वह मालती का स्मरण करने लग गया। यहाँ पे मालती जो है ना, यहाँ पर प्रतीक है वो राजा रतन सेन की जो पूर्व रानी नागमती है उसका प्रतीक है यहाँ पर। तो वो जो पद्मावती वो कहने लगती है कि अब तो राजा रतन सेन जो है उसको अपने हृदय में मालती का यानी नागमती का जो है ध्यान आ गया, स्मरण आ गया, अपनी पत्नी का याद आ गया है। तो अब ये यहाँ पर स्थिर रहने वाला नहीं है, यहाँ पर ठहरने वाला नहीं है, यानी सिंगलद्वीप में यानी मेरे पास यानी पद्मावती के पास रहने वाला नहीं है। आगे देखिए साथियों मैं आपको लेकर चलता हूँ, और आगे पद्मावती क्या कहती है, जोगी भंवरा पौन परावा, और वो आगे कहने लगती है कि जोगी, क्योंकि योगी का वेश बनाकर गया था रतन सेन, तो पद्मावती कहती है कि योगी भ्रमर यानी भंवरा और पवन परावा यानी ये पराये होते हैं। और अब व्यंग के तौर पे पद्मावती कहती है कि योगी भंवरा और जो पवन है वो पराये होते हैं। कित हो रहे जो चित्त उठाना, कित हो रहे कैसे रहेंगे, जो चित्त उठाना, जो इनका चित्त उठ गया है, इनका हृदय परिवर्तित हो गया है। तो अब इनका जो हृदय परिवर्तित हो गया है तो अभी आखिर यहाँ पर कैसे रहेंगे। जो पे काडी दे जिए कोई, जो पे जिन पर, काडी यानी निकाल कर, दे यानी दीजिए, जियो यानी जीव यानी हृदय, कोई यानी कोई, और चाहे इनको रोकना चाहे, तो यदि इनके सामने कोई व्यक्ति अपना हृदय भी निकाल कर रख दे, अपना दिल भी, अपना जीव भी निकाल कर रख देना,
तो भी फिर ये रुकने वाले नहीं हैं। यानी जब इनका चित्त, इनका हृदय उठ जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कहने का तात्पर्य योगी भंवरा और जो पवन है वो जब अपने मन में ठान लेते हैं कि यहाँ से चलना है तो वो वहाँ से चल उठते हैं, वहाँ से फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, चाहे फिर उनको रोकने के लिए चाहे कोई अपना दिल ही क्यों ना निकाले। इस बात का जो है पद्मावती उल्लेख कर रही है। जोगी भंवर ने आपन हुई, जोगी और भंवरा जो है वो फिर किसी का नहीं होता है, अपना नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है। तजा कंवल मालती है घाले, आगे कवि वर्णन कर रहा है कि त्याग कर कर के कमल का यानी पद्मावती का मालती है घाले, यानी मालती जो है नागमती है उसको अपने हृदय में धारण कर लिया, उसको याद कर लिया। अब कित, अब क्यों, थिर आछे अली आली, यानी अब पद्मावती जो है वो कह रही है अपनी जो सखी है उससे कह रही कि अब कित थिर आछे अली आली, यानी हे सखी अब ये जो है रतन सेन यानी ये जो भ्रमर है वो अब यहाँ पर स्थिर क्यों रहेगा, वो अब यहाँ पर क्यों रुकेगा, यानी वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। अली यानी भ्रमर और आली यानी सखी, यानी नागमती अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी अब इसने कमल का त्याग कर दिया और अपने हृदय में इसने मालती को बसा लिया, यानी वो पद्मावती अपनी सखियों से कह रही है कि हे सखियों इसने कमल रूपी पद्मावती यानी मेरा त्याग कर दिया है और अपने हृदय में अपनी पूर्व पत्नी जो नागमती है, जो मालती है, उसको धारण कर लिया है, उसका स्मरण करने लग गया। तो अब ये भ्रमर हे सखी यहाँ पर कैसे स्थिर रहेगा। आगे देखिए सखियों, अब आगे गंधर्व सेन आब सुनी बारा, और जब इस बारे में इस चर्चा के संदर्भ में पद्मावती के पिता गंधर्व सेन ने यानी रतन सेन के ससुर ने इस बारे में सुना, कस जीव भई उदास तुम्हारा, तो जो राजा गंधर्व सेन है सिंगलदीप के, वो रतन सेन जिस महल में रह रहे थे उसके द्वार पर आते हैं और आकर के रतन सेन से राजा गंधर्व सेन कहते हैं कि कस जीव बहेऊ, कैसे जीव यानी हृदय, बहेऊ यानी हो गया उदास, यानी उदास तुम्हारा यानी तुम्हारा, यानी हे राजा रतन सेन, हे राजकुमार रतन सेन आप बताइए कि आपका जो जीव है, आपका जो हृदय है वो आखिर उदास कैसे हो गया। मैं तुम्हें ही जीव लावा और मैंने तो तुम्हें ही अपने हृदय में बसा लिया, यानी मैंने तो तुम्हारी आवभगत में आपको प्यार प्रेम स्नेह देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने तो तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया। ये बात राजा गंधर्व सेन रतन सेन से कह रहा है। दीन है नैन में बास, और मैंने तुम्हें अपने नैनों में बसा लिया है, यानी तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैंने आपको अपने आंखों में भी बसा लिया है। जो तुम हो उदास तो, और यदि तुम इस प्रकार से उदास होगे, यानी हे राजा रतन सेन, हे राजकुमार रतन सेन, ये गंधर्व सेन कह रहा है कि इस प्रकार से यदि तुम क्या होगे, उदास होगे, तो यह काकर कै विलास, तो यह काकर यानी किसके, कै विलास, यानी ये जो भोग विलास की जो वस्तुएं, ये जो महल हैं, ये जो सुख प्रसादन है, ये आखिर किसके हैं। यानी राजा गंधर्व सेन रतन सेन से कह रहा है कि मैंने तो भोग विलासिता की सारी चीजें, महल बंगले सब कुछ जो है आपको सौंप दिया है, ये सब कुछ तो आपके हैं, लेकिन आप यदि इस प्रकार से उदास रहेंगे तो फिर ये जो सारी चीजें हैं ऐश्वर्य की, ये आखिर फिर किसकी हैं। इस प्रकार से इस प्रदांश में कवि ने इसी बात का क्या किया है, वर्णन किया है साथियों। ठीक है, अब बात करूं मैं विशेष के कला पक्ष की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रस्तुत पद्यांश में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। किसका साथियों, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, और वर्णावर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि कमल जो है और भंवरा जो है ये रूपक अलंकार है यहाँ पे साथियों, मालती, ठीक है, रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ यदि बात करूं तो माधुर्य गुण, और इसके अतिरिक्त श्रृंगार रस का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त चौपाई व धोवा छंद की गेयता है इसमें,
ये जो हैं ये तो चौपाई छंद और ये दोहा छंद। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक नए छंद का प्रयोग किया गया जो कि चौपाई व दोहा छंद का मिश्रण है। तो हम कह सकते हैं कि इस पद्यांश में चौपाई व दोहा छंद की गेयता है। तो इस प्रकार से साथियों ये थी आपकी व्याख्या। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो हमारा चौथा पार्ट है उसकी परीक्षा की दृष्टि 2020 की जो परीक्षा होनी है उसकी दृष्टि से कौन सी महत्वपूर्ण व्याख्या उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।